हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। आज की वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्टन फंजाई भी कहा जाता है। स्लाइम मोल्ड्स दो टाइप के होते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ेंगे ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो इस तरह से स्लाइम मोल्ड्स के टॉपिक को हम दो पार्ट्स में पूरा करेंगे। अगर आप स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कंप्लीट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप दोनों वीडियो लेक्चर्स को पूरा देखिएगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेसन। हम पढ़ रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा को हमने तीन मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला जो ग्रुप हमने बनाया था वो था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का, सेकेंड ग्रुप है स्लाइम मोल्ड्स का और थर्ड ग्रुप है प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट का। अभी तक हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट्स के बारे में पढ़ लिया है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में सबसे पहले हमने पढ़ा डायटम्स के बारे में, फिर हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ही हमने पढ़ा यूग्लिनोइड्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ग्रुप ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, दैट इज स्लाइम मोल्ड। सबसे पहले हम देखते हैं स्लाइम मोल्ड्स हम किन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स का जो दूसरा नाम है वो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी होता है। अब नाम से ही आप समझ गए होंगे किंगडम प्रोटिस्टा के ये वो मेंबर्स हैं जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, यानी कि ये डिकम्पोज करते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोजिशन का काम करते हैं वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के पास सर्वाइव करते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स को कॉमनली फंगस एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर फंजाई और एनिमल्स दोनों के ही मिले जुले फीचर्स आपको दिखाई देंगे और इसी वजह से एंटोन डी बेरी ने इनको माइसीटोजोआ भी कहा है। तो ये टर्म आपके सामने कभी एग्जामिनेशन में आ जाए माइसीटोजोआ, तो आपको याद रख लेना है कि माइसीटोजोआ आर स्लाइम मोल्ड्स मेंबर्स ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा। अब माइसीटोजोआ इन्होंने इसलिए कहा कि यहाँ पर इन्होंने जूओन जो टर्म दिया वो दिया एनिमल्स के लिए और माइकीज जो टर्म दिया वो दिया फंगस के लिए। तो माइसीटोजोआ का मतलब हो गया फंगस एनिमल्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें फंगस और एनिमल्स दोनों के ही फीचर्स मिलते जुलते होते हैं। जो माइकोलॉजिस्ट होते हैं, यानी कि जो फंजाई पर काम करते हैं, जो वर्कर्स फंजाई की स्टडी करते हैं, उन्होंने इनको एक डिवीजन में रखा है जिस डिवीजन का नाम है मिक्सोमाइकोटा। यानी कि जो फंजाई की स्टडी करने वाले विशेषज्ञ होते हैं वो आज भी स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइकोटा में रखते हैं और इनको फंजाई का ही पार्ट मानते हैं। लेकिन जो मॉडर्न बायोलॉजिस्ट है आपके जैसे और हमारे जैसे, उन्होंने स्लाइम मोल्ड्स को प्रोटिस्टन फंजाई कहा है और इनको किंगडम प्रोटिस्टा में जगह दी गई है। ज़्यादा जोर इसी बात पर दिया गया है कि स्लाइम मोल्ड्स को आप किंगडम प्रोटिस्टा में जगह दीजिए और इनको बोलिए आप प्रोटिस्टन फंजाई। तो क्यों इनको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा जाना हमने अच्छा माना है, ये सारी बातें हम आज के वीडियो लेक्चर में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं हैबिट और हैबिटेट के बारे में स्लाइम मोल्ड्स की। स्लाइम मोल्ड्स कहाँ पर मिलते हैं, किस तरह की इनकी फॉर्म और स्ट्रक्चर होती है, ये हम समझते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं स्लाइमी मास के फॉर्म में आपको दिखाई देंगे। स्लाइमी मास का मतलब एक चिकना और चिपचिपा सा सब्सटेंस आपको दिखाई देगा अगर आप फॉरेस्ट में जाएंगे, जंगलों में जाएंगे, किसी लॉन में जाएंगे या किसी गीली जगह पर जाएंगे जहाँ बहुत सारे डेड प्लांट पार्ट्स, बार्क, लकड़ियाँ, उनके टुकड़े, पत्तियाँ वगैरह हो, तो वहाँ पर चिपचिपा चिकना सा एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में आपको पदार्थ सब्सटेंस मिलेगा। इस सब्सटेंस को ही स्लाइम मोल्ड कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्लाइमी मास सा आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। आपको इस तरह से दिखाई देगा अगर आप किसी फॉरेस्ट में विजिट करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने क्लोजअप की 4-5 ट्यूब से पेस्ट निकाल करके एक जगह डाल दी हो, यानी कि चिकना सा और चिपचिपा सा सब्सटेंस ये आपको दिखाई देगा। लेकिन ये चिपचिपा सा सब्सटेंस क्लोजअप या कोलगेट नहीं होता है, ये जीते जागते ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका नाम होता है स्लाइम मोल्ड्स या फिर प्रोटिस्टन फंजाई। अब ज़्यादातर जो ये मिलते हैं ये शेडी प्लेसेस में मिलेंगे आपको, जहाँ पर लकड़ियाँ हों, लकड़ियों के टुकड़े हों, लीव्स हों और पेड़ों की छाल हो, तो वहाँ पर इनकी डेड पार्ट्स की डिकम्पोजिशन का काम ये करते हैं और इसी वजह से इनको आप फॉरेस्ट्स में, लॉन्स में और मोस्ट फील्ड्स में बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद में अब हम देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स ऑफ स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स को जनरली जब आप देखते हैं तो उसकी वेजिटेटिव स्टेज हम देखते हैं, यानी जो स्लाइमी मास की फॉर्म में हम स्लाइम मोल्ड्स को देखते हैं वो इनकी वेजिटेटिव स्टेज होती है। इनकी जो रिप्रोडक्टिव स्टेज होती है उसमें थोड़े अलग टाइप के दिखाई देते हैं। जो वेजिटेटिव स्टेज होती है स्लाइम मोल्ड्स की, उसके अंदर जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो आपको इस फॉर्म में दिखाई देंगे जिस तरह से आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जो ये फॉर्म होती है इसको कहते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का मतलब यहाँ पर यह है कि एक स्लाइमी सा सब्सटेंस है जिसने बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को घेर रखा है। तो आप ये समझिए कि यहाँ पर एक
एक साथ यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, ये बहुत सारी सेल्स हैं। इन सेल्स के पास सेल वॉल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्लाइम मोल्ड्स की जो सेल्स होती हैं उनके पास सेल वॉल नहीं होती है। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। जब ये रिप्रोडक्टिव फेज में जाते हैं तब इनके पास सेल वॉल आ जाती है। तो बहुत सारी सेल्स होती हैं स्लाइम मोल्ड्स की, और जो ये सेल्स होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी कि एक सेल के पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं इस तरह से। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स हैं, और ये सारी की सारी जो सेल्स हैं वो चारों तरफ से एक स्लाइमी सब्सटेंस या स्लाइम से घिरी हुई है, यानी एक चिपचिपे सब्सटेंस ने इनको चारों तरफ से सराउंड कर रखा है। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है स्लाइम मोल्ड्स की। जो स्ट्रक्चर होती है स्लाइम मोल्ड्स की जिसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स आपको मिलेंगी, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है वो नहीं है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्लाज्मोडियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है जो मलेरिया की बीमारी करता है हमारे अंदर, ये वो प्लाज्मोडियम नहीं है। ये जो प्लाज्मोडियम है जिसकी हम बात कर रहे हैं स्लाइम मोल्ड्स के लिए, इसके अंदर बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी जिनके पास सेल वॉल नहीं होगी, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। और ये जो सेल्स है चारों तरफ से एक स्लाइमी मास से घिरी रहती है, यानी कि एक स्लाइमी लेयर इनको चारों तरफ से कवर किए हुए रहती है। इन सारी सेल्स के ग्रुप को हम कहेंगे प्लाज्मोडियम, और एक प्लाज्मोडियम से मिलकर ही एक स्लाइम मोल्ड की फॉर्मेशन होती है। अब हम बात करें इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर की, तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर है जिसको हमने कहा है प्लाज्मोडियम, ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है, यानी अमीबा की तरह से ये मूव करता है। जिस तरह से अमीबा के पास सूडोपोडिया होते हैं और उनकी हेल्प से वो मूव कर सकता है, ये जो प्लाज्मोडियम होता है स्लाइम मोल्ड्स का, उसी तरह से ये भी लाइट की तरफ मूव करता है। और इसके चारों तरफ जो स्लाइमी मास है इसके अंदर सूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं और ये भी आगे पीछे मूव कर सकता है, लोकोमोशन ये कर सकता है, यानी कि ये सूडोपोडिया डेवलप करेगा, इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाएगी। इस स्ट्रक्चर में बहुत सारे मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी और ये मूव कर जाएगा। सूडोपोडिया का मतलब होता है, सूडो मीन्स होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट, यानी कि ये जो पैर होते हैं ये झूठे पैर होते हैं, फॉल्स होते हैं, यानी कि एक जगह इनकी कोई निश्चित नहीं होती है। अभी ये इस जगह पे है, फिर ये दूसरी जगह पर आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनरल जो स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मोडियम की या फिर स्लाइम मोल्ड्स की वो इस तरह की होती है। इसके साथ साथ जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके पास बहुत सारी लार्ज नंबर्स में उनका जो न्यूक्लियस होता है उनके पास कुछ पिगमेंट्स भी होते हैं। उन पिगमेंट्स की वजह से ये अलग अलग कलर्स में हमें दिखाई देते हैं। जो मेन पिगमेंट होता है जो इनके अंदर कलर इंपार्ट करता है उसका नाम होता है एंथ्रेसीन। इस पिगमेंट का नाम आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये पिगमेंट है। द पिगमेंट एंथ्रेसीन इज प्रेजेंट इन स्लाइम मोल्ड्स, इट इम्पार्ट्स देम वेरियस कलर्स। कलर्स इसके आपको मिलेंगे व्हाइट, ग्रे, येलो, ऑरेंज, और इसके अलावा और बहुत सारे मल्टीपल कलर्स, रेड, ब्राउन वगैरह भी आपको स्लाइम मोल्ड्स में बड़ी आसानी से देखने को मिलेंगे। स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है सेप्रोट्रोफिक। इनका नाम ही है कंज्यूमर डिकम्पोजर्स, ये डिकम्पोज करते हैं डेड लीव्स को, प्लांट पार्ट्स को, इसी वजह से इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो सेप्रोट्रोफिक होता है मेनली। लेकिन इनके अंदर फेगोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। अभी आप समझेंगे कि किस स्टेज के अंदर ये फेगोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर आपने इनके अंदर कलर डेवलप करने वाले पिगमेंट एंथ्रेसीन के बारे में पढ़ लिया है। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर आपने बहुत सारे पिगमेंट्स अभी तक पढ़े हैं, एक बार आप उनको रिवाइज कर लीजिए जिससे आपको याद आ जाए कि कौन कौन से पिगमेंट्स आपने पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था डायटम्स के बारे में, और डायटम्स के अंदर हमने पिगमेंट पढ़ा था डाइटोजैंथिन एंड फ्यूकोजैंथिन। डाइटोजैंथिन और फ्यूकोजैंथिन की वजह से डायटम्स का जो कलर होता है वो गोल्डन ब्राउन होता है। अब इसके साथ ही इसमें रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो होता है क्रिसोलैमिनेरिन या ल्यूकोसिन। तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। डायटम्स के अंदर होगा डाइटोजैंथिन, तो ये डायटम्स से डाइटो ले लिया गया है, लास्ट में लगा दिया जैंथिन या फिर फ्यूकोजैंथिन। तो ये पिगमेंट होता है डायटम्स के अंदर। उसके बाद में हमने पढ़ा डायनोफ्लैजिलेट्स के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है डाइनोजैंथिन। डाइनोजैंथिन इनको गोल्डन ब्राउन कलर इंपार्ट करता है। इसके अलावा इनके पास क्लोरोफिल ए, जेंथोफिल्स और बहुत सारे पिगमेंट्स तो होते हैं, लेकिन ये जो पिगमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये मेन पिगमेंट्स होते हैं। इसके बाद हमने जब यूग्लिनोइड पढ़ा था, यूग्लिनोइड के अंदर हमने एक पिगमेंट का नाम पढ़ा था, उसका नाम था एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन जो था वो उनके रेड स्पॉट के पास था और ये फोटो सेंसिटिव रिसेप्टर की तरह से काम कर रहा था, उनको लाइट की तरफ ये मूव कराने में हेल्प कर रहा था। अभी हम स्लाइम मोड्स पढ़ रहे हैं और स्लाइम मोड्स के अंदर जो पिगमेंट है उसका नाम है एंथ्रासीन। तो ये सारे के सारे पिगमेंट्स आपको याद रखने हैं। रिजर्व फूड मटेरियल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। डायटम्स के अंदर होता है क्रिसोलैमिनेरिन, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होता है स्टार्च,
और यूग्लिनोइड्स के अंदर होता है पैरामाइलम, जो कि पैरामाइलोन ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में स्टोर रहता है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। अब इसके साथ ही कुछ और फीचर्स जो होते हैं स्लाइम मोल्ड्स के, वो ये होते हैं कि ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही तरह से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। आपको दोनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन स्लाइम मोल्ड्स में देखने को मिलेंगे। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनके अंदर फंजाई की तरह से स्पोरेंजिया डेवलप होती हैं और उन स्पोरेंजिया के अंदर ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो स्पोर्स इनके प्रोड्यूस होते हैं तो इनके जब स्पोर्स आते हैं तो उनके चारों तरफ सेल वॉल भी अपियर होना स्टार्ट हो जाती है और वो सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। अभी तक जब हमने इसकी वेजिटेटिव स्टेज पढ़ी, जहाँ पर एक प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं, उनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना शुरू करेगा, स्पोरेंजिया डेवलप करेगा, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे, तो जो वे स्पोर्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होती है, सेल वॉल बनी हुई होती है सेलुलोज की। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया इज अ फंगल कैरेक्टर, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और सेल वॉल का जो प्रोडक्शन है इनके स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पर एक प्लांट लाइक कैरेक्टर होता है। अब स्लाइम मोल्ड्स को स्टडी करते हैं हम दो टाइप्स में डिवाइड करके। पहली टाइप होते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स और दूसरे टाइप के जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एसेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। जो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जो अभी आपने पढ़ा स्लाइम मोल्ड्स के बारे में कि उनकी जो सेल्स होती हैं वेजिटेटिव स्टेज में, प्लाज्मोडियम उनको कहा जाता है। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है इस स्लाइम मोल्ड को हम बोलते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। यहाँ पर आप इस इमेज में देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होंगी और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो सेल होंगी इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होगी। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स चारों तरफ से घिरी हुई होंगी एक स्लाइम लेयर से। इस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे प्लाज्मोडियम। ये जो प्लाज्मोडियम है ये होता है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। स्लाइम मोल्ड्स की जो दूसरी कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती है वो यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं और वे एक साथ इकट्ठा होकर एक ग्रुप की फॉर्म में भी रहती हैं। जो वो सेल्स होती हैं जो कि यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं उनको बोलते हैं मिक्स एमीबा। तो ये सेल्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो सेल्स हैं इनके पास सिर्फ एक न्यूक्लियस है, ये सारी की सारी सेल्स एक साथ रह रही हैं। इस टाइप का जो स्लाइम मोल्ड होता है उसको हम बोलते हैं सेलुलर स्लाइम मोल्ड। आज के वीडियो लेसन में हमें पढ़ना है एसेलुलर स्लाइम मोल्ड के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को हम अगर इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो ये आप अभी समझ ही चुके हैं कि जितने भी स्लाइम मोल्ड होंगे वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के पास ग्रो करेंगे। रेनी सीजन में जो डिकेइंग वेजिटेशन होगा फॉरेस्ट के अंदर ये वहाँ पर ग्रो करेंगे। जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स पार्ट्स होंगे, लीव्स होंगी, सूखी पत्तियाँ होंगी, वहाँ पर आप इसको बड़ी आसानी से एक स्लाइमी मास की फॉर्म में देख पाएंगे। यहाँ पर इस इमेज में भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्लाइम सी पड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये जो स्लाइम है ये स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं इनको हम प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। जो एक प्लाज्मोडियम होता है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो एक फ्री लिविंग थैलोइड वॉललेस मास ऑफ मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म होता है। यानी कि आप ये समझिए कि यहाँ पर बहुत सारी सेल्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं और उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म है। तो इस वजह से हम प्लाज्मोडियम को बोल सकते हैं कि प्लाज्मोडियम एक ऐसा मास है जहाँ पर बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म है जिसको कवर किया हुआ है स्लाइम ने। अब इसके अंदर जब डिवीजन होता है तो सारे के सारे न्यूक्लियाई एक साथ ही डिवाइड करते हैं। मेथड ऑफ डिवीजन भी हम पढ़ेंगे। ये हमने पढ़ लिया है कि इसके अंदर एंथ्रेसिन पिगमेंट होता है जो इसको अलग अलग कलर प्रोवाइड करा देता है। क्लोरोफिल इसके पास नहीं होता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि जो प्लाज्मोडियम होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करता है। अब अमीबॉइड मूवमेंट जब ये शो करता है तो इसके अंदर सूडोपोडिया डेवलप होते हैं और उनकी हेल्प से आगे पीछे क्रीपिंग मूवमेंट करता रहता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो स्लाइम मोल्ड की स्ट्रक्चर है इसके अंदर यहाँ पर छोटी छोटी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही होंगी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको वीन्स कहा जाता है और इन वीन्स के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो आगे पीछे मूव होता है। उसके अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है और उस स्ट्रीमिंग की हेल्प से ये क्रीपिंग मूवमेंट कर सकते हैं और इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट की हेल्प से ही जो प्रोटोप्लाज्म की होती है प्लाज्मोडियम के वीन्स के अंदर, इनकी हेल्प से ही ये सूडोपोडिया डेवलप करके आगे पीछे मूव करते रहते हैं। अब जो प्लाज्मोडियम है उसकी जो मूवमेंट होती है वो अमीबॉइड होती है, ये भी आप समझ चुके हैं क्योंकि इसके पास सूडोपोडिया डेवलप हो जाते हैं।
स्यूडोपोडिया के अंदर जो डेवलप होते हैं बिल्कुल अमीबा की तरह से ही डेवलप होते हैं। इसी वजह से इसकी जो सेल्स होते हैं इनको अमीबोइड भी कहते हैं, क्योंकि ये अमीबा की शेप में होती है। इनके पास कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट कराने के लिए कुछ कॉन्ट्रैक्टाइल फाइबर्स भी होते हैं, और सारे के सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स तो होते ही हैं, क्योंकि ये किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स हैं, और इनकी जो सेल्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे के सारे इनके अंदर मिलते हैं। जो प्लाज्मोडियम होता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स का, वो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है सेप्रोट्रोफिक तरीके से, यानी कि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं उसको। इसके अलावा कुछ कंडीशंस में प्लाज्मोडियम की जो सेल्स होती हैं कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया को, माइक्रोब्स को, प्रोटोजोआ वगैरह को ये भी फेगोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ऑब्टेन करती है। तो ये दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आपको मिलेंगे। इसके साथ एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जिसको हमें पढ़ना है स्लाइम मोड्स के लिए, वो होती है पेरिनेशन। पेरिनेशन का मतलब होता है कि कुछ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस को बर्दाश्त कर लेना जब तक फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। तो जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं स्लाइम मोल्ड्स की, वो पेरिनेट करती हैं। पेरिनेशन करने के बाद में ये अपने आप को तैयार करती हैं पेरिनेशन के लिए, और कुछ सालों तक, कुछ टाइम तक, जब तक इनके कंडीशंस इनके अनुकूल नहीं होती हैं, फेवरेबल नहीं होती हैं, ये ऐसे ही पड़ी रहती हैं। जब कंडीशंस इनके अनुकूल आ जाते हैं तो फिर से ये सर्वाइव करना और बाद में डिवाइड वगैरह करना शुरू कर देती है। तो जो पेरिनेशन की स्ट्रक्चर्स होती है वेजिटेटिव स्लाइम मोल्ड्स के अंदर, वो दो स्ट्रक्चर्स मेनली बनती हैं। पहली स्ट्रक्चर बनती है सिस्ट और दूसरी स्ट्रक्चर बनती है स्क्लेरोशियम। दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। जो सिस्ट होता है इसके अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम जो होता है वो डिवाइड होता है छोटी छोटी मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स में, यानी कि ये पूरा का पूरा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक प्लाज्मोडियम है। अब इसके अंदर जो सेल्स हैं वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती हैं, और एक फ्रेगमेंट में बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स चली जाती हैं। तो इस तरह से इसके अंदर डिवीजन हो जाते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स इसके अंदर बन जाते हैं। इन कंपार्टमेंट्स को कहते हैं हम सिस्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारे सिस्ट एक साथ प्रेजेंट है। सिस्ट के बाहर जो वॉल होती है बहुत ही थिक वॉल होती है, इसकी जो कवरिंग होती है बहुत ही थिक हो जाती है, और इस कंडीशन में जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं प्लाज्मोडियम की, ये बहुत टाइम तक पड़ी रहती हैं जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आती। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो ये जो सिस्ट वॉल बन गई है ये इसको रप्चर कर देती है, और फिर से ये एक प्लाज्मोडियम की फॉर्म में आ जाती हैं। यानी कि अभी आप इसको इस कंडीशन में देख पा रहे हैं जब फेवरेबल कंडीशंस हैं। अनफेवरेबल कंडीशंस आते ही ये इस फॉर्म में आ जाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन ठीक हो जाएंगी तो इसकी जो सिस्ट वॉल है, जो ये थिक वॉल बन गई है, ये यहाँ से रप्चर हो जाएगी और ये फिर से प्लाज्मोडियम की फॉर्म में आ जाता है। तो ये होता है सिस्ट की फॉर्मेशन। इसके साथ साथ इनके अंदर स्क्लेरोशियम की भी फॉर्मेशन होती है। स्क्लेरोशियम और सिस्ट में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सिस्ट में आपने देखा कि जो पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। स्क्लेरोशियम में जो है वो पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम है, ये अपने चारों तरफ टफ कवरिंग बना लेता है, यानी कि ये पूरे के पूरे प्लाज्मोडियम के ऊपर एक थिक कवरिंग बन जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं और उनके चारों तरफ एक थिक कवरिंग बन गई है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्क्लेरोशियम। ये स्क्लेरोशियम भी हेल्प करती है इसकी वेजिटेटिव सेल्स की अनफेवरेबल कंडीशंस को बर्दाश्त करने में। जब वेजिटेटिव सेल्स के सामने अनफेवरेबल कंडीशंस नहीं रहती हैं तो सिस्ट जो है रप्चर हो जाता है, और रप्चर होने के बाद में ये फिर से अपनी पुरानी कंडीशंस में लौट आती हैं। तो ये मेथड्स होता है पेरिनेशन का। अब हम पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड। दोनों मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स में। हम पढ़ रहे हैं एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। तो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं उनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड होता है प्लाज्मोटोमी। प्लाज्मोटोमी के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर हमने जब जनरल फीचर्स पढ़े थे तो वहाँ पर हमने प्लाज्मोटोमी के बारे में पढ़ा था। प्लाज्मोटोमी में होता यह है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम मल्टी न्यूक्लिएटेड है तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और जो ये छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ये सेपरेट प्लाज्मोडियम की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि एक पूरा का पूरा प्लाज्मोडियम है, इसके अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। यहाँ पर आप ये समझ ही गए हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। ये कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, और एक जो फ्रेगमेंट होता है, ईच इंडिविजुअल फ्रेगमेंट इज अ सेपरेट प्लाज्मोडियम। तो इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोलते हैं प्लाज्मोटोमी। ये टर्म आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्लाइम मोल्ड्स। एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशंस में ही सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जब उनका फूड खत्म होने लगता है, जिस डेड ऑर्गेनिक मैटर के पास वो पड़े हुए होते हैं वहाँ पर वे आराम से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे होते हैं, जब वो फूड सोर्स इनका पूरी तरह से खत्म हो जाता है, एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है,
तब ये जो इनका प्लाज्मोडियम होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इसमें होता ये है कि एक से ज़्यादा जगहों पर, एक या दो जगहों पर इसके अंदर कुछ पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होना स्टार्ट हो जाती हैं। पेपिला लाइक स्ट्रक्चर आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कोई प्लांट लगाते हैं ज़मीन के अंदर और उससे छोटे छोटे से जो प्लांट्स सैपलिंग्स होते हैं वो इमर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसी तरह की कुछ स्ट्रक्चर्स इसके अंदर इमर्ज होना स्टार्ट हो जाती हैं। उन स्ट्रक्चर्स में ये होता है कि जो इसका सारा का सारा कंटेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का वो एक जगह इकट्ठा हो जाता है और इकट्ठा होकर के वो आगे की तरफ, बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये एक प्लाज्मोडियम है, इसका जो कंटेंट है वो सारा एक जगह आकर के इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ से पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज होना शुरू हो जाती है। ये जो पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स इमर्ज हो रही होते हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरोफोर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इट इज स्पोरोफोर। यहाँ पर भी एक स्पोरोफोर मैंने आपको बना के दिखा दिया है। जो स्पोरोफोर का टर्मिनल एंड होता है यहाँ पर राउंडेड सी स्ट्रक्चर बन जाती है। इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये जो स्पोरेंजियम होती है इस तरह से बहुत सारी स्पोरेंजियम यहाँ पर प्लाज्मोडियम के अंदर डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत सारी स्पोरेंजियम आप यहाँ इस इमेज में देख रहे होंगे। तो इस तरह से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है ड्राई कंडीशंस में। जो स्पोरेंजियम होते हैं उसकी स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्पोरेंजियम जो होते हैं उसके अंदर ये आप जानते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है इसका प्रोटोप्लाज्म, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर होता ये है कि जो स्पोरेंजियम होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे टाइनी कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से स्पोरेंजियम के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। डिप्लॉयड जो न्यूक्लियस होते हैं वो सारे के सारे न्यूक्लियस मियोसिस करते हैं और मियोसिस करके वो कन्वर्ट हो जाते हैं हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में। तो इस तरह से बहुत सारे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई एक स्पोरेंजिया के अंदर आपको दिखाई देंगे और इसी के साथ साथ आपको दिखाई देंगे बहुत छोटे छोटे से टाइनी कंपार्टमेंट्स। अब इन कंपार्टमेंट्स के अंदर एक एक जो न्यूक्लियाई है वो पहुंच जाता है। अब इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देना शुरू हो जाती हैं स्पोरेंजिया के अंदर। ये चारों तरफ से वॉल से सराउंडेड हो जाती हैं। इनकी जो वॉल होती है इनके चारों तरफ एक सेल वॉल भी डेवलप हो जाती है। अब इस तरह से जो स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं स्पोर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे हैप्लॉयड स्पोर्स डेवलप हो गए हैं। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, जब ये स्पोरेंजिया पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तो स्पोरेंजिया की जो ये वॉल होती है ये बस्ट हो जाती है और बहुत सारे ये हैप्लॉयड स्पोर्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। जो ये हैप्लॉयड स्पोर्स रिलीज होते हैं, यहाँ पर आप इस इमेज में देखिए ये एक प्लाज्मोडियम की स्ट्रक्चर है। इस प्लाज्मोडियम से छोटे छोटे यहाँ पर स्पोरेंजिया डेवलप हुए। स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से यहाँ पर बहुत सारे हैप्लॉयड स्पोर्स रिलीज हुए। तो यहाँ पर दो कंडीशंस हमारे सामने आती हैं, कंडीशन नंबर 1 एंड कंडीशन नंबर 2। पहली कंडीशंस में होता ये है कि जब कंडीशंस इसके फेवरेबल होती हैं और जो स्पोरेंजिया होती है वो अपने स्पोर्स रिलीज कर देती है, तो जो स्पोर्स होते हैं या तो वो आपको दिखेंगे बाईफ्लैजिलेटेड फॉर्म में। जो बाईफ्लैजिलेटेड फॉर्म में आपको दिखेंगे उनको हम कहेंगे स्वार्मर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इन स्पोर्स को देख रहे होंगे जो रिलीज हुए हैं। ये आपको फ्लैजिलेटेड सेल्स की फॉर्म में दिख रहे हैं। इनके पास दो दो फ्लैजिला हैं। तो ये जो बाईफ्लैजिलेटेड स्वार्मर्स होते हैं या तो ये बनते हैं इसके अंदर, या फिर यहाँ पर से जो एक स्पोर होता है, जब ये स्पोर रिलीज होता है इससे विदाउट फ्लैजिला कुछ सेल्स बन जाते हैं जिनको बोलते हैं मिक्स अमीबा। मिक्स अमीबा की भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो सकती है या फिर यहाँ पर फ्लैजिलेटेड स्वार्मर्स की भी फॉर्मेशन होती है। जो फ्लैजिलेटेड स्वार्मर्स होते हैं वे दोनों एक दूसरे से फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज ये दोनों उस साइड से होते हैं जो साइड्स इनके फ्लैजिला की अपोजिट होती है। यानी कि यहाँ पर अगर ये एक बाईफ्लैजिलेटेड स्वार्मर है और ये दूसरा बाईफ्लैजिलेटेड स्वार्मर है तो ये पोस्टीरियर एंड से फ्यूज हो जाते हैं। इसी तरह से जो मिक्स अमीबा है वो भी फ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इनके पास जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉयड कंडीशन में है। हैप्लॉयड कंडीशन में जो न्यूक्लियस है इनका फ्यूजन हो जाता है और फ्यूजन करके जाइगोट बन जाता है जो कि डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। इस जाइगोट के अंदर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाते हैं और इस तरह से एक प्लाज्मोडियम की डेवलपमेंट हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। यहाँ पर आप पूरा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड का रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो आप देख पा रहे होंगे। फिर से हम एक बार इसको समझते हैं। यहाँ पर हमारे सामने है एक प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारी मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। इन मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स को चारों तरफ से ढका हुआ है स्लाइम की लेयर ने। अब जब कंडीशंस इसके अगेंस्ट हुई तो इसका जो कंटेंट होता है वो एक जगह इकट्ठा होके
पेपिला लाइक स्ट्रक्चर्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। इन पेपिला लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। इन स्पोरेंजियोफोर्स के ऊपर राउंडेड फ्रूटिंग बॉडीज या स्पोरेंजिया डेवलप हो जाती है। स्पोरेंजिया के अंदर की स्ट्रक्चर हमने समझी। स्पोरेंजिया के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं और जो इसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई होते हैं वो म्योसिस के थ्रू बहुत सारे हैप्लॉयड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर इसके अंदर म्योसिस हुआ और जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई थे वो हैप्लॉयड स्पोर्स के अंदर कन्वर्ट हो गए और छोटे छोटे स्पोर्स यहाँ पर स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस हो गए। ये जो स्पोर्स हैं यहाँ पर रिलीज हो जाते हैं। स्पोर रिलीज हो जाने के बाद में एक जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करता है और स्पोर जर्मिनेट करके या तो बाइफ्लैजिलेटेड सेल की फॉर्म में आ जाता है जिसको हम बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्मर बोलते हैं, या फिर ये बिना फ्लैजिला की सेल्स की फॉर्म में आ जाता है जिसको हम मिक्स अमीबा बोलते हैं। दोनों ही कंडीशंस में जो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं या जो मिक्स अमीबा होते हैं, दो मिक्स अमीबा एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं। इसी तरह से जो बाइफ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं वे भी एक दूसरे से फ्यूज करती हैं। जो बाइफ्लैजिलेटेड स्वार्मर्स होते हैं वो एक दूसरे के फ्लैजिला की अपोजिट साइड से फ्यूज करते हैं और फ्यूज करने से बना देते हैं जाइगोट। जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट का न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डिविजन्स होते हैं, माइटोटिक डिविजन्स, और माइटोटिक डिविजन से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आ जाता है और इसके मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में आने पर इसके चारों तरफ फिर से इसको एक स्लाइम लेयर घेर लेती है और ये कन्वर्ट हो जाता है प्लाज्मोडियम में। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। अब हम रिवाइज करते हैं आज के वीडियो लेसन में हमने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेसन में हमने पढ़ा कि स्लाइम मोल्ड्स को कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट भी कहा जाता है, इनको प्रोटिस्टन फंजाई भी कहते हैं, इनको फंगस एनिमल्स भी कहा जाता है क्योंकि इनके अंदर कुछ फीचर्स फंजाई से मिलते जुलते हैं और कुछ फीचर्स इनके एनिमल्स से मिलते जुलते हैं। फंगस से मिलता जुलता फीचर ये है इनके अंदर कि इनके अंदर फंजाई की तरह से ही स्पोरेंजिया बनती है और उन स्पोरेंजिया के अंदर इनके स्पोर्स बनते हैं। एनिमल्स से मिलता जुलता फीचर इनका ये है कि वेजिटेटिव स्टेट में इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं होती है। तो इस तरह से दोनों के ही फीचर इनके पास होते हैं। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो स्लाइमी मास के अंदर मिलती है, स्लाइमी मास की फॉर्म में मिलती है। स्लाइम चारों तरफ से इनकी जो सेल्स होते हैं उसको घेरे रखती है। जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं उनकी दो कैटेगरी में हम उनको स्टडी करते हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के अंदर जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन में होती है और उन सेल्स की पूरी जो एग्रीगेशन है, पूरा जो ग्रुप है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है एमीबॉइड मूवमेंट कर सकता है और ये सूडोपोडिया की हेल्प से आगे पीछे मूव कर सकता है। तो इस तरह से ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के पास अमीबा की तरह से मूव करने की एबिलिटी होती है। अनफेवरेबल कंडीशंस जब इनके लिए आती हैं तो ये पेरिनेशन करते हैं, सिस्ट की फॉर्मेशन करेंगे या फिर ये स्क्लेरोशियम की फॉर्मेशन करेंगे। एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोटोमी और इसके साथ साथ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो लेसन में जो चीज़ें आपने पढ़ी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।